आज की हमारी जो क्लास है संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की, जिसका एग्ज़ाम 6 नवंबर 2022 को है। और आज का जो हमारा टॉपिक है ये SGPGI से संबंधित है और साथ ही साथ NTA UGC नेट सोशल वर्क से भी ये रिलेटेड है। तो हमारी जो टॉपिक है सोशल वर्क के संबंध में मैं आप लोगों से संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में जो है चर्चा कर रहा हूँ। और सिलेबस अगर आप देखें तो सिलेबस में कहा गया है यूनिट नंबर 4 में कि भारतीय सामाजिक समस्याओं पर। कल हम लोगों ने कुछ सामाजिक समस्याओं पर चर्चा किए थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं वृद्धों के लिए समस्याओं पर। ठीक है, तो बेसिकली वृद्ध होता क्या है आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम होगा। जन्म से मृत्यु तक मानव का जीवन शारीरिक विकास की एक प्रक्रिया है जो कुछ पूर्व निर्धारित चरणों से होकर गुजरता है। जैसे कि आप जानते हैं पहले शैशवावस्था आता है, फिर उसके बाद बाल्यावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, वयस्क अवस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था। इसमें जन्म या गर्भधारण से लेकर किशोरावस्था तक की प्रक्रिया तीव्र विकास का निर्माण करती है और यह विकास निर्माण का एक संग्रहण का दौर होता है। तो आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पर अगर हम बात करें वृद्धावस्था में तो आज वर्तमान समय में यह आयु निर्धारित की गई है 60 वर्ष। 60 वर्ष से आगे की ओर बढ़ाव जनसंख्या में बुजुर्ग या वृद्धावस्था की ओर एक गबन की पहचान करती है। तो वृद्धावस्था का तात्पर्य है जीवन की उस अवस्था से जिसमें शारीरिक ढांचे एवं कार्य प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है। व्यक्ति की शारीरिक एवं मानसिक शक्तियों में ह्रास हो जाता है। बुजुर्गों की समस्या को निम्न बिंदुओं में हम देख भी सकते हैं। जैसे वृद्धों की समस्याएं किस प्रकार की हो सकती हैं। शारीरिक दुर्बलता के रूप में हम देख सकते हैं, मानसिक रोग के रूप में देख सकते हैं, अकेलेपन की समस्या के रूप में देख सकते हैं, आर्थिक असुरक्षा की स्थिति में भी देख सकते हैं, संयुक्त परिवार के अभाव की समस्या के रूप में देख सकते हैं। ये वृद्ध व्यक्तियों के लिए एक समस्या है। और उचित देखभाल की समस्या के रूप में देख सकते हैं, मनोरंजन की समस्याओं के रूप में भी देख सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं, आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट में आप लोगों से ऐसे प्रश्न देखने को मिल सकती है कि निम्नलिखित में से कौन सी वृद्धों के लिए समस्या है। तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि शारीरिक दुर्बलता क्या होता है, यानी शारीरिक समस्या क्या होती है। तो देखिए, वृद्धों की शारीरिक क्षमता कम हो जाती है, साथ ही अनेक बीमारियां भी उन्हें ग्रसित कर लेती हैं, जैसे मोटापा, गठिया, ब्लड प्रेशर, मधुमेह, दमा आदि। बुजुर्गों के दुर्घटनाग्रस्त होने की संभावनाएं भी अधिक रहती हैं। जो लोग धूम्रपान करते हैं उनमें श्वसन, कैंसर, पेट के अल्सर जैसी बीमारियों के होने की संभावनाएं अधिक होती हैं। बेसिकली आयु बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति का शारीरिक शिथिलता होने लगता है, इंद्रियां कमजोर होने लगती हैं, आंखों से दिखना कम हो जाता है, कान से कम सुनाई पड़ने लगता है, दांत कमजोर हो जाते हैं। शरीर की शक्ति और गति प्रदान करने वाले प्रमुख संस्थान जैसे पाचन संस्थान हो गया, रक्त परिभ्रमण हो गया, श्वसन संस्थान हो गया आदि ये कमजोर पड़ने लगते हैं। और शरीर में अनेक बीमारियां होने लगती है, जैसे रक्तचाप में बीमारी हो सकती है, हृदय रोग से हो सकती है, डायबिटीज से हो सकती है, जीर्ण रोग हो सकता है, ठीक है, जोड़ों का दर्द हो सकता है। आप सभी लोग ध्यान रखिएगा, जब आप वृद्धों का अध्ययन करते हैं तो उसको जेरेंटोलॉजी कहा जाता है, जरा विज्ञान कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा, जरा विज्ञान कहा जाता है जब आप वृद्ध व्यक्तियों का अध्ययन करते हैं। आगे बात करते हैं तो मानसिक तनाव बेसिकली मानसिक रोग को रिप्रेजेंट करता है। आपको मालूम होना चाहिए कि अस्वस्थता, शारीरिक क्षीणता और मानसिक रोग बहुत कुछ साथ साथ चलते हैं। शरीर के कमज़ोर पड़ने के बाद बुढ़ापे की अनुभूति भी व्यक्ति में मानसिक निराशा का संचार करने लगती है। तो नौकरी ना होने के कारण बुजुर्गों की दूसरों पर निर्भरता होती है, उन्हें अपने ही परिवार में बोझ समझा जाने लगता है। और जो बुजुर्ग जीविकोपार्जन के लिए श्रम करते हैं उनकी स्थिति और भी दयनीय है। संयुक्त परिवार का विघटन और परिवार के लोगों के द्वारा तिरस्कार के कारण असुरक्षा, उदासीनता, असंतोष और मानसिक तनाव उत्पन्न होने लगता है।
ठीक है, तो ये अभी आप लोग ध्यान रखिएगा। वहीं अगर हम लोग बात करें एक आर्थिक सुरक्षा की स्थिति यानी आर्थिक समस्या के रूप में भी देखने को मिलता है। जैसे वृद्ध लोगों को प्रायः आर्थिक सुरक्षा संबंधी तनाव को भी एक सामना करना पड़ सकता है। आपको मैं बता दूं कि पारिवारिक आय कम होने से परिवार के लोग बुजुर्गों को प्रायः भार स्वरूप देखने लगते हैं। आर्थिक समस्या इस रूप में आप देख सकते हैं, बुजुर्गों की आमदनी की सामान्यतः कोई नियमित साधन नहीं होता है, जबकि इस अवस्था में बीमारी एवं शारीरिक असतता के कारण धन की अधिक आवश्यकता होती है। ऐसे में बुजुर्ग दूसरों पर पूरी तरह निर्भर और दूसरों के दया के पात्र बन कर रह जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक आय या आर्थिक समस्याओं को रिप्रेजेंट करता है। वहीं बात करते हैं अगर हम लोग, तो सामाजिक सांस्कृतिक समस्याएं भी हैं। बुजुर्गों को प्रायः घर में भी एक अलग स्थान दिया जाता है। भारत जैसे देश में संसाधनों की कमी के कारण बुजुर्गों को भार के रूप में देखा जाता है। पारस्परिक मेलजोल भी कम रहता है। परिवार के लोग निश्चित समय के लिए ही उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सामाजिक और आपके साथ साथ अगर हम बात करें सांस्कृतिक भी समस्याएं हमें देखने को मिल जाती है ना। बुजुर्गों की समस्याओं के उपाय देखिए, हालांकि संयुक्त परिवार के अभाव की भी समस्या अगर हम देखें तो भी हमें मिल जाता है। संयुक्त परिवार का अभाव में बुजुर्ग जनों के संयुक्त परिवार के अभाव की समस्या का भी सामना करना पड़ता है। संयुक्त परिवार में वृद्धावस्था, बीमारी आदि के समय सुरक्षा प्रदान की जाती है। वहीं एकाकी परिवार में व्यक्ति अपने परिश्रम से प्राप्त फल पर निर्भर रहकर वृद्धावस्था अथवा बीमारी के समय अपनी जीविका चला सकता है। तो इसलिए आप एक पॉइंट इसे भी मेंशन कर सकते हैं। उचित देखभाल की भी समस्या, तो जिस परिवार में कई सदस्य होते हैं वहाँ तो बड़े बुजुर्गों की देखभाल ठीक तरह से हो जाती है, लेकिन एकाकी परिवार की स्थिति में जब घर के सदस्य चले जाते हैं तो अक्सर बुजुर्ग लोगों की देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है। तो इससे उन्हें कभी कभी बड़ी बाधाओं का भी सामना करना पड़ जाता है। वहीं मनोरंजन की समस्या भी है। परंपरागत रूप से परिवार में विभिन्न उत्सव और समारोह के आयोजन से वृद्ध सदस्यों को अपने नाते रिश्तेदारों से मिलने का अवसर मिल जाता है। तो पड़ोसियों और मित्रों के बीच वृद्धों की दिनचर्या सरलता से पूरी हो जाती है ना। तो आज उत्सव और समारोह की जगह परिवार में टेलीविज़न ही मनोरंजन का एकमात्र साधन रह गया। तो देखने और सुनने की शक्ति कमज़ोर होने के कारण वृद्धजन टेलीविज़न का भी अपनी इच्छा अनुसार उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो ये भी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। वहीं बात करते हैं इनके उपाय के लेकर, तो वृद्धों को समाज में सम्मान दिया जाना चाहिए। सरकार द्वारा वृद्धों के लिए एक निश्चित मात्रा में पेंशन दिया जाना चाहिए। वृद्धों के लिए बात करें तो अस्पतालों में पूर्णतः निःशुल्क चिकित्सा की व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो बुजुर्गों के लिए प्रत्येक ग्राम सभा एवं शहरों के यथासंभव मोहल्ले में छोटा सा पार्क होना चाहिए। बुजुर्गों के लिए वृद्धावस्था आश्रम की व्यवस्था होनी चाहिए। वृद्धा आश्रम एवं अनाथालय को आपस में सम्मिलित कर देना चाहिए। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो एक और हमारे सामने देखने को मिलता है एक उपाय कि वृद्ध आश्रम एवं अनाथालय को आपस में सम्मिलित कर देना चाहिए, जिससे एक तरफ बच्चों को बुजुर्ग का मार्गदर्शन एवं संस्कार मिलेगा, तो दूसरी तरफ वृद्धों का मन बच्चों के साथ बहल जाएगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना होगा। तो ये चीज़ें थी जो वृद्ध व्यक्तियों के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने समस्या जो समाधान पे बात किया है। तो याद रखिएगा, यहाँ आप ये भी कह सकते हो कि भारत में संयुक्त परिवार व्यवस्था जो है वृद्धों के सामाजिक, आर्थिक और मानसिक सुरक्षा प्रदान करती रही है। तो अतः इसमें विघटन को रोकने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो आप विघटन का जो रोकना है, विघटन को रोकने का जो प्रयास आप करेंगे वो आपका एक उपाय के रूप में आएगा। वहीं अगर हम बात करें तो वृद्धों के लिए स्वास्थ्य मनोरंजन के साधन उपलब्ध कराया जाना चाहिए। तो यानी आप सभी लोग ध्यान रख लीजिएगा, स्वास्थ्य अगर हम बात करें मनोरंजन के साधन भी उपलब्ध कराने चाहिए। वृद्धों की समस्या के समाधान के लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम वृद्धावस्था को जीवन की अनिवार्यता के रूप में स्वीकार करें, ना कि बोझ के रूप में स्वीकार करें। ये भी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, बोझ के रूप में नहीं। सरकार की ओर से वृद्धों के लिए वृद्ध होम स्थापित करने चाहिए, है ना, और इसमें समुचित सुविधाएं हो, ऐसी संस्थाओं को सरकार की ओर से सहायता दी जानी चाहिए। वृद्धावस्था में पेंशन योजना की राशि बढ़ानी चाहिए,
ये बात तो मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट पॉइंट लेंगे हम लोग लैंगिक असमानता के बारे में। ये भी पॉइंट हम सब के लिए इम्पोर्टेंट है। यूजीसी में तो कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है। हो सकता है कि लखनऊ चिकित्सा समाज कार्य, जिसको आप संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस का जो तैयारी कर रहे हैं, उसमें भी आप लोगों से प्रश्न देखने को मिल सकता है। लैंगिक असमानता, अगर हम यहाँ पे लैंगिक असमानता के बारे में बात करें यानी विषमता की बात करें, तो आप लोगों को भली भांति तरीके से मालूम होना चाहिए कि लैंगिक असमानता का तात्पर्य है जैविक या शारीरिक भिन्नता से नहीं, बल्कि स्त्री पुरुष के सामाजिक सांस्कृतिक संबंधों के स्तर पर स्त्रियों के साथ होने वाले भेदभाव से है। यह एक ऐसी समस्या है जो मानवीय समाज के आरंभिक काल से आज तक विद्यमान रही है। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये चीज़ें हैं आप सबके लिए, आप सभी लोग इसको ध्यान रखिएगा। हालांकि हम 21वीं शताब्दी के भारतीय होने पर गर्व करते हैं, जो एक बेटा पैदा होने पर खुशी का जश्न मनाते हैं, और यदि एक बेटी का जन्म हो जाए तो हम शांत हो जाते हैं। यहाँ तक कि कोई भी जश्न नहीं मनाने का नियम बनाया गया है। तो लड़के के लिए इतना ज़्यादा प्यार कि लड़कों के जन्म की चाह में हम प्राचीन काल से ही लड़कियों को जन्म के समय या जन्म से पहले ही मारते आ रहे हैं। तो यदि सौभाग्य से वो नहीं मारी जाती है तो हम जीवन भर उनके साथ भेदभाव के अनेक तरीके ढूंढ लेते हैं। तो बेसिकली जो लैंगिक असमानता की परिभाषा बताई गई यहाँ पर, लैंगिक असमानता में सामाजिक सांस्कृतिक शब्द है और सामाजिक परिभाषा से संबंधित करते हुए समाज में पुरुषों और महिलाओं के कार्यों और व्यवहारों को परिभाषित करता है। जबकि अगर हम बात करें लिंग यानी सेक्स, शब्द आदमी और औरत को परिभाषित करता है, जो एक जैविक और शारीरिक घटना है। अपने सामाजिक और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहलुओं में लिंग पुरुष और महिलाओं के बीच शक्ति के कार्य के संबंध है, जहां पुरुष को महिला से श्रेष्ठ माना जाता है। इसी तरह लिंग को मानव निर्मित सिद्धांत समझा जाता है। तो बेसिकली यहाँ अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो लिंग असमानता को सामान्य शब्दों में इस तरह से परिभाषित किया जा सकता है कि लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव। समाज में परंपरागत रूप से महिलाओं को कमजोर जाति वर्ग के रूप में माना जाता है। तो आप लोग अगर चाहो तो नोट कर सकते हो कॉपी पर, लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव ही लैंगिक असमानता का अर्थ बताता है। वहीं अगर हम बात करें आगे, तो अधिकारों एवं सुविधाओं के संदर्भ में स्त्री एवं पुरुष के बीच लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव को लैंगिक विषमता कहते हैं। उदाहरण के लिए, कहीं स्त्रियों को संपत्ति में बराबरी का हिस्सेदार नहीं माना गया, तो कहीं समान कार्य के लिए समान वेतन नहीं दिया जाता है ना। तो लैंगिक असमानता का मतलब है लैंगिक आधार पर महिलाओं के साथ भेदभाव। परंपरागत रूप से समाज में महिलाओं को कमजोर वर्ग के रूप में देखा जाता रहा है, जैसा कि आप जानते हैं। तो वे घर और समाज दोनों जगह पर शोषण, अपमान और भेदभाव से पीड़ित होती हैं। तो महिलाओं के खिलाफ भेदभाव दुनिया में हर जगह प्रचलित हो गया है। मनुस्मृति में लिखा गया है कि आप समझ सकते हैं कि स्त्रियों को बचपन में पिता के संरक्षण में रहना चाहिए, जब विवाह हो तो उन्हें निश्चित रूप से पति के संरक्षण में, एवं बुढ़ापे अथवा विधवा की अवस्था में अपने पुत्र के संरक्षण में होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में उन्हें स्वयं स्वतंत्र रूप से रहने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। यह बात आप देखें तो मनुस्मृति में लिखी हुई है। वस्तुतः अगर हम बात करें तो कुछ संहिताओं में स्त्री के सम्मान एवं संरक्षण की बात कही गई है, जो धीरे धीरे भेदभाव के रूप में सामने आने लगा है और स्त्रियों को पुरुष से निम्न समझा जाने लगा है। आप देख सकते हैं, लिंग का तात्पर्य जैविक विशेषताओं से है जो स्त्री एवं पुरुष को एक दूसरे से भिन्न करता है, जबकि जेंडर सामाजिक सांस्कृतिक शब्द है जिसमें पुरुष एवं स्त्रियों की योग्यता या निर्योग्यता के आधार पर उच्चता एवं निम्नता में विभाजित करता है और स्त्रियों को निम्न समझा जाता है। अतः मुद्दा लिंग असमानता का नहीं है, बल्कि जेंडर असमानता का है।
आप यहाँ पर ये भी चीज़ें समझ सकते हैं सभी लोग कि वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 के अकॉर्डिंग मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि भारत में 153 देशों में, भारत ने 153 देशों में 112वें नंबर पर है। और इसमें साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारे देश में लैंगिक भेदभाव की जड़ें कितनी मजबूत और गहरी है। ये बात आप यहाँ से समझ सकते हैं। भारत का जो स्थान है वो 112 नंबर पर है। ये मैं बात कर रहा हूँ 100 जो है वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2020 के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, आप लोगों को इसको समझ के रखना होगा। और जो लैंगिक असमानता का क्षेत्र है वो बेसिकली यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो एक सामाजिक क्षेत्र है, आप यहाँ पे देख ही रहे हैं। आर्थिक क्षेत्र आपका होगा, राजनीतिक क्षेत्र होगा, विज्ञान का क्षेत्र होगा, मनोरंजन का क्षेत्र होगा और साथ ही साथ खेल का भी क्षेत्र है। तो ये बेसिकली एक विभिन्न क्षेत्र है लैंगिक असमानता का। लेकिन यहाँ पे मैं जो लैंगिक असमानता के कारण को रिप्रेजेंट करने चल रहा हूँ, तो देखिए परिवार में स्त्रियों की परिस्थिति पुरुषों से निम्न है। शिक्षा के लिए उन्हें घर से दूर जाने की इजाज़त नहीं होती है, जिससे कि वे अपनी शिक्षा के बीच में ही छोड़ने का मजबूर हो जाती हैं। और विवाह के संदर्भ में भी स्त्रियों की सहमति नहीं ली जाती है, जो उनकी निम्न परिस्थिति के कारण बन जाती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो समाज के रूप में। फिर उसके बाद अगर हम बात करें वहाँ पे, तो आर्थिक क्षेत्र आता है। देखिए बेसिकली महिलाओं के मुद्दों से संबंधित विभिन्न सामाजिक संगठनों में भी इस महिलाओं को न्यूनतम संख्या लैंगिक असमानता का विकराल रूप से व्यक्त कर रही है। और घर में महिलाओं का मुख्य कार्य भोजन की व्यवस्था करना और बच्चों को लालन पालन तक सीमित रखना, ये जो कि बताता है लैंगिक असमानता को। अक्सर ऐसा देखा गया है कि घर में लिए जाने वाले निर्णय में महिलाओं की कोई भूमिका नहीं होती है ना। ये सब आप लोगों को अच्छे से मालूम होगा। बात करते हैं आर्थिक क्षेत्र को लेकर। आर्थिक क्षेत्र में बेसिकली कार्यरत महिला और पुरुषों के पारिश्रमिक में अंतर है। तो औद्योगिक क्षेत्र में प्रायः महिलाओं और पुरुषों के सापेक्ष कम वेतन दिया जाता है। इतना ही नहीं, रोजगार के अवसर में भी पुरुषों को ही प्राथमिकता दी जाती है। तो आप देख सकते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में विषमता में महिलाओं को पैतृक संपत्ति में कहीं सैद्धांतिक तो कहीं व्यवहारिक रूप से हिस्सेदार नहीं माना गया है। घर में किए जाने वाले कार्य को समाज उत्पादन कार्य का दर्जा नहीं देता है, केवल बाहरी कार्यों को ही श्रम माना जाता है। सामाजिक ढांचे के कारण महिलाओं की पहुंच बाहरी कार्यों तक नहीं हो पाती है, जिसके कारण श्रमशील एवं कुशल होने के बावजूद उन्हें आश्रित रहना पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं आर्थिक क्षेत्र भी एक अपनी भूमिका निभाता है। राजनीतिक क्षेत्र की बात करें अगर हम लोग, सभी राजनीतिक दल लोकतांत्रिक होते हुए समानता का दावा करते हैं, परंतु वे ना तो चुनाव में महिलाओं को प्रत्याशी के रूप में टिकट देते हैं और ना ही दल के प्रमुख पदों पर उनकी नियुक्ति भी करते हैं। आप देख सकते हैं राजनीतिक क्षेत्र में भी है। तो राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति को पुरुष से निम्न समझा गया है। हाल ही में अगर हम बात करें वर्षों में राजनीतिक क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, लेकिन इसके लिए अधिकांशतः वे पुरुष पर भी निर्भर रहती हैं। उदाहरण के तौर पे ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के प्रधान बनने के बावजूद प्रधान पति की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण होती है। आप लोगों को मालूम होगा इसके बारे में। गांव की अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे अगर सीटें अगर सुरक्षित हो जाती हैं या महिलाओं को मिलती है, तो वहाँ पे महिलाएं अगर इलेक्शन में खड़ी हो जाती हैं, लेकिन भूमिका जो निभाते हैं उनके पति निभाते हैं, है ना। आगे बात करते हैं लैंगिक असमानता को दूर करने के लिए प्रयास। देखो विज्ञान के भी क्षेत्र में मान सकते हैं। जब हम वैज्ञानिक समुदाय पर ध्यान देते हैं तो हमें यह पता चलता है कि प्रगतिशील की विचारधारा पर आधारित इस समुदाय में यह स्पष्ट रूप से लैंगिक असमानता विद्यमान है। तो यह विडंबना है कि हम मिसाइल मैन के नाम से प्रसिद्ध स्वर्गीय एपीजे अब्दुल कलाम से परिचित हैं, लेकिन मिसाइल वुमेन की बात करें तो वुमेन ऑफ इंडिया टेसी थॉमस के नाम से भी परिचित नहीं है। आप एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। विज्ञान के क्षेत्र में भी अगर बात करें तो, मनोरंजन के क्षेत्र में बात करें तो अभिनेत्रियों को भी इस भेदभाव का शिकार होना पड़ा है। अक्सर फिल्मों में अभिनेत्रियों का मुख्य किरदार नहीं समझा जाता है, उन्हें पारिश्रमिक भी अभिनेताओं की तुलना में कम मिलता है। तो मनोरंजन के क्षेत्र में भी देख सकते हैं। खेल के क्षेत्र में खेलों में मिलने वाली पुरस्कार राशि पुरुष खिलाड़ियों के बजाय महिला खिलाड़ियों को कम मिलती है। चाहे कुश्ती या क्रिकेट या हर खेल में भेदभाव हो रहा है, तो इनके साथ भी और पुरुषों के खेलों का प्रसारण भी महिलाओं के खेलों में ज़्यादा हो रहा है। आप ये देख सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों से यहाँ से प्रश्न जरूर एग्जाम में पूछे जाएंगे, है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं उनको दूर करना के प्रयास क्या हो सकता है, जिससे कि संविधान के अनुच्छेद 15 के 3
अंतर्गत कहा गया है कि राज्य को स्त्रियों के लिए विशेष उपबंध करने का अधिकार दिया जाएगा, जिसका उपयोग कर उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। ये अनुच्छेद 15 का 3 है। 15 के 3 में क्या है? स्त्रियों के विशेष उपबंध करने का अधिकार दिया गया है, जिसका उपयोग उनके लिए आरक्षण की व्यवस्था करेगा। वहीं बात करें तो 39, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ये एग्जाम में हो सकता पूछा जाए। अनुच्छेद 39 में स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रयास पर बल दिया गया है, आप देख सकते हैं। वहीं थर्ड पॉइंट की बात करूँ, उत्तराधिकार अधिनियम 1956 का द्वारा जो है स्त्रियों की संपत्ति के अधिकार दिया गया है, आप देख सकते हैं। पॉइंट 4 की बात करें तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के द्वारा विशेष परिस्थिति में तलाक की व्यवस्था की गई है। हर अधिकार पुरुषों के साथ स्त्रियों का भी होगा, ये भी आप देख सकते हैं। नंबर 5 की बात करें, दहेज निरोधक अधिनियम 1961 द्वारा दहेज लेना देना दोनों को अपराध घोषित किया जाएगा। 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किया गया, जो महिलाओं के लिए संवैधानिक और अन्य कानून का परीक्षण एवं लागू करने की सिफारिश करती है। वहीं बात करें 2005 में घरेलू हिंसा के विरुद्ध कठोर कानून बनाकर स्त्रियों के संरक्षण प्रदान किया गया, ये देख सकते हैं आप। उपाय, महिलाओं का अभद्र चित्र छापने से रोकने के लिए संसद में 1986 में स्त्री अवशिष्ट रोपण प्रतिषेध अधिनियम सन 1986 में लाया गया, पारित किया गया। महिला भ्रूण हत्या को रोकने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने 1994 में गर्भ में लिंग पहचान को रोकने के लिए PNDT एक्ट लागू किया गया, आप देख सकते हो। प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक या एक टेस्ट है, पारित किया गया था, जिसे 2003 में लागू किया गया। तो पारित कब हुआ ये आप नोट कर लीजिए, 1994, और लागू कब हुआ? 2003 में, इसको आप ध्यान रखिएगा। बात करेंगे असमानता के बारे में। असमानता क्या होता है? जब व्यक्ति अपने लाभ हानि के आधार पर समूहों का मूल्यांकन करता है तो वह स्वाभाविक रूप से उच्चता एवं निम्नता में बंट जाता है। इसी उच्चता एवं निम्नता को असमानता कहते हैं। उदाहरण के तौर पर आप ये समझ लीजिए कि लैंगिक असमानता भारत में जाति असमानता को बताती है। असमानता प्राकृतिक अवधारणा ना होकर सामाजिक अवधारणा है, जैसा कि आंद्रे बेते ने कहते हैं कि प्रकृति में कोई असमानता नहीं होती है, प्रकृति में केवल भिन्नता पाई जाती है। ये आंद्रे बेते की स्टेटमेंट है। असमानता की विशेषता अगर हम बात करें तो दो समूहों में आपस में उच्चता और निम्नता के आधार पर विभाजन किया गया, तो वहीं पर असमानता को बताते हुए विशेषता कही गई है कि यह उच्चता एवं निम्नता में विभाजन है, यह सामाजिक सांस्कृतिक होता है, यह विशेषाधिकार एवं निर्योग्यता से जुड़ा हुआ है, ये इसमें एक वर्ग या समूह को दूसरे से सापेक्षिक रूप से निम्न समझा जाता है, यह चेष्टा प्रयास का परिणाम होता है। जाति असमानता क्या होती है? जाति की बात करें तो जन्मजात परिस्थिति पर आधारित एक समूह है जो अंतःविवाही होता है। इसमें प्रत्येक जाति सामाजिक संरचना में स्वयं को एक निश्चित स्थिति में पाती है। प्रत्येक जाति में अपनी जाति के प्रति हम की भावना यानी फीलिंग पाई जाती है, और ये जातियाँ कुछ विचारधाराओं और कर्मकांड से प्रेरित होती हैं। ये जाति की बात मैं कर रहा हूँ। प्रदत्त परिस्थिति पर आधारित विशेषताओं के कारण जातियां उच्चतः निम्नतः में बंट जाती हैं, जिसके कारण असमानता पाई जाती है। परिस्थिति की बात हो रही है। जाति असमानता की विशेषता की बात करें तो जाति की सदस्यता जन्मजात होती है। प्रत्येक जाति एक अंतःविवाही समूह होता है। जाति व्यवस्था समाज का खंडात्मक विभाजन है। जाति व्यवस्था में खान पान संबंधी प्रतिबंध पाए जाते हैं। जाति में जजमानी व्यवस्था पाई जाती है। प्रत्येक जाति का व्यवसाय जन्म से निर्धारित होता है। जाति असमानता का कारण क्या बन सकता है? एक जाति के सदस्य जाति के बाहर विवाह पर प्रतिबंध ये कारण बन जाता है। प्रत्येक जाति में दूसरी जातियों के साथ खान पान के संबंध में कुछ प्रतिबंध होते हैं। अधिकांश जातियों का पेशा जन्म से निश्चित होता है। जातियों में ऊंच नीच का हस्तांतरण अगर हम बात करें संस्तरण पाया जाता है। संस्तरण का मतलब स्त्रीकरण, जिसमें ब्राह्मण की स्थिति सर्वमान्य रूप से शिखर पर होती है। वहीं बात करें व्यक्ति की जाति उसके जन्म के आधार पर ही आजीवन के लिए निश्चित हो जाती है। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें मैंने आपको बताया है आज की 3 पॉइंट, पहली पॉइंट मैंने आप लोगों से चर्चा यहाँ पर जो किया है काफ़ी इम्पोर्टेंट थी, जो एग्ज़ाम में आप लोगों से देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर लैंगिक असमानता आपको देखने को मिल सकती है। जाति जो है अगर हम बात करें तो जाति असमानता भी देखने को एग्ज़ाम में आप लोगों से मिल सकती है। ठीक है, वृद्धावस्था की अगर समस्या की बात करें तो ये भी आप लोगों को एग्ज़ाम में देखने को मिल सकती है।
तो ये जो क्लास थी संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस था, एनटीए यूजीसी नेट सोशल वर्क के संबंध में था। हालांकि एसजीपीजीआई का जो एग्ज़ाम है 6 नवंबर 2022 को है। यदि आप इसकी वीडियो, पीडीएफ, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं 8506031308 पर कॉल कर सकते हो और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। शाम को हम लोग 8 बजे से जो डिस्कशन करने वाले हैं यूनिट नंबर 4 पर ही डिस्कशन करेंगे, शाम को 8 यानी 8 PM पर। और वहाँ पर हम लोग समाज के बारे में पढ़ेंगे आज कि यूनिट नंबर 4 में क्या चीज़ें हैं। तो यूनिट नंबर 4 का ये भी कंटेंट था जो मैं अभी आप लोगों से चर्चा कर रहा हूँ। कल और भी हम लोग देखेंगे भारतीय और समस्याएं क्या कौन सी हमें देखने को मिल सकती हैं। उन चीज़ों के बारे में आप लोग बेसिक समझे रहिएगा, कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा क्या किसे कहते हैं। बाकी एग्ज़ाम में आप लोग बना लेंगे। जो फैक्ट है मैं आप लोगों को बीच बीच में बता रहा हूँ उसे आप लोग अवश्य नोट करिएगा।